सो वेलकम टू दीक्षांत आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने हम लेकर आए हैं। और पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने 25 के हिसाब से 75 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज 75 से आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 76 से हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप अपने मन में इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और प्रश्न से संबंधित जानकारियां आप जुटाने की कोशिश करें ताकि आपके एग्जाम में ये काम आए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की शुरुआत 76 से। कोशिश रहेगी कि मोर देन 100 प्रश्नों को एक साथ सॉल्व किया जाए, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 76 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से पढ़िए। कहता है, यहां पर देखिए 76 नंबर के क्वेश्चंस कहता है कि ये रहा कि निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। यानी कि यहां पर अपक्षय प्रक्रिया की अगर हम बात करें, एक तरीके से अपरदन की बात हो रही है। तो निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है। ए में है आर्द्र प्रदेश, सेकंड में शुष्क प्रदेश, आर्द्र मतलब नमी वाला, शुष्क मतलब सूखा हुआ, और तीसरा हिमनद यानी कि बर्फ वाला, और चौथा जो है ध्रुवीय प्रदेश की बात करें। अगर आप इस प्रश्न के उत्तर की ओर समझेंगे तो अगर हम बात करें अपक्षय, यानी कि आप देखिए रासायनिक अपक्षय अगर हो रहा है, इरोजन्स हो रहा है, तो ज्यादातर जितने भी नमी युक्त वाले क्षेत्र हैं, आर्द्र वाले क्षेत्र हैं, आर्द्र प्रदेशों में अधिक तापमान और वर्षा के कारण रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया होती है। यानी कि एक तो तापमान अधिक हुई तो जाहिर सी बात है कि मिट्टियां सूख जाएगी। फिर वर्षा होती है तो वर्षा होने के कारण ऊपर की परतें जो है पूरी तरीके से अलग हो जाती है। तो सबसे अधिक अगर आर्द्र प्रदेशों में ही अधिक तापमान और वर्षा के कारण रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया होती है, और यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा ये बहुत अधिक शक्तिशाली है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर ए होना चाहिए। उसी प्रकार से 77 की बात करें, इसका भी संबंध कहीं ना कहीं अपरदन से है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। अनुक्रमिक प्रक्रिया यानी कि अनुक्रमिक लगातार, तो निक्षेप, अपरदन, ज्वालामुखीता और उपयुक्त में से सभी। अपरदन प्रक्रिया की बात करें तो अपरदन, इनमें से कौन सी अपरदन प्रक्रिया है? तो ये इनमें से कौन सी प्रक्रिया जो है अनुक्रमिक है? तो जाहिर सी बात है अनुक्रमिक प्रक्रिया जो होती है धीरे धीरे, अणु मतलब छोटा, और क्रमिक लगातार होती जाती है, वो अपरदन होती है। यानी कि मिट्टी की कटाव यानी कि इरोजन्स होना धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे मिट्टी की सतह जो है समाप्त होती जाती है ना। चलिए, ये हुआ आपका 77 का राइट आंसर बी। अब हम बात करते हैं, अगर इसकी बात करें 76 की तरफ, अब 77 की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चलिए नीचे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 78 की तरफ। आप लोग स्लाइड पर दिख रहा होगा 70, है ना, 8। 78 की अगर हम बात करें, 78 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक पखुई वन जीव, है ना। 78 की बात करें कि निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में पाखुई वन जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। पाखुई वन जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड, ये 4 आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। तो बताइए इनमें से क्या सही उत्तर होगा? तो बताइए क्या सही उत्तर होगा? निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। क्या सही उत्तर होगा? है ना, पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये खास करके आपको बताइए, इसका सही उत्तर आपका होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है पूर्वी
क्षेत्र है आपका, हिमालय की तलहटी में ये स्थित है, खास करके पाखियू वन्यजीव। तो वहां पर एक जिला है जिसका नाम है पूर्वी कामेंग जिला। पूर्वी कामेंग जो जिले में, ये अरुणाचल प्रदेश में ये पाखियू वन्यजीव है, जो खास करके अगर हम बात करें तो इसके अंदर में इस पक्के बाघ रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, पक्के बाघ रिजर्व के नाम से जाना जाता है, टाइगर रिजर्व है ये। तो ऐसे कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79, निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन सा अपर्दित स्थल है? अपर्दित रूप से है, सर्क, हिमोड, एस्कर, जलोट। अपर्दित की बात करना यानी कि अपर्दन, यानी कि इरोजन्स, है ना। तो ये कौन से क्षेत्र की बात है? सर्क, हिमोड, एस्कर, जलोट। देखिए अगर हम बात करें अगर सामान्यतः रूप से, तो बहुत सारे ऐसा क्षेत्र है, हिम यानी कि बर्फ वाले, अगर बर्फ वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हिमानीकृत जो पर्वतीय भाग होती है जहां पर हिम नद होता है, या कि बहुत सारी नदियां जो है ये बर्फों से पिघलकर, ग्लेशियर से पिघलकर बनती हैं, तो उस नदियों के द्वारा जो है जो उत्पन्न स्थल के रूप में जो होता है उसे सर्क महत्वपूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सही उत्तर क्या है? सर्क है। तो सर्क यानी कि अगर हम अधिकतर सर्क जो है हिम नदी घाटियों के शीर्ष पर पाया जाता है। हिम नद का मतलब, हिम का मतलब बर्फ होता है, और बर्फ से बनने वाली जो नदियां होती है वो सर्क होती है, अधिकतर सर्क कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन है 80, भारत के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईए के अतिरिक्त नवाचार एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? अब यहां पर इस प्रश्न को 80 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। 80 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। कहता है ठीक है, एक बार ठीक है। तो 80 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से हम लोग देखेंगे एक बार। थोड़ा इसे एक बार एडजस्ट कर लेता हूं मैं। हाँ ये देखिए आप स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। एटॉमिक भारत के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नयाचार का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है। हाँ तो असैनिक परमाणु रिएक्टर के रक्षोपाय के अधीन आ जाते हैं, सैनिक परमाणु अधिष्ठान यानी कि आईएई के निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं, देशों के पास नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के यूरेनियम के क्रय का विशेषाधिकार है, और देश स्वतः एनएसजी के सदस्य बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आप बताइए। अब इसका 4 विकल्प दिया गया, तो मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर आपका ए होगा, खास करके असैनिक परमाणु रिएक्टर के रक्षोपाय के अधीन आता है। मैं आपको बता दूं कि जो अतिरिक्त नयाचार है असैनिक परमाणु रिएक्टर यानी कि आईएईए की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की अगर हम बात करें, तो एक तरीके से एक सुरक्षा के उपायों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, और उस प्रोटोकॉल के माध्यम से सत्यापन हेतु जितने भी अतिरिक्त उपकरण होते वो प्रदान किया जाता है। 1997 मई 1997 में आईएईए के बोर्ड ऑफ द गवर्नेंस के अतिरिक्त बहुत सारे प्रोटोकॉल की स्वीकृति यहां पर दी गई थी, ताकि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में शांतिपूर्ण उपयोग की सुनिश्चित किया जाए, उसका गलत तरीके से उसका उपयोग ना किया जाए। इसीलिए आप कह सकते हैं कि असैनिक परमाणु रिएक्टर के रक्षोपाय के अधीन में ये आता है। उसी प्रकार से आगे की प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर कहता है 81 की अगर हम बात करें, तो आप देखिए 81 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील, अगर 81 की बात है, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल झील। अगर आर्टिफिशियल झील की बात करें, ऑप्शन है आपका तमिलनाडु का कोडाई कनल, है ना। ये यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपीएससी का भी ये प्रश्न है, यूपीएससी का भी ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो देश स्वतः, आप यहां देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम झील है? सो कोडाई कनाल तमिलनाडु, कोलेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड और रेणुका हिमाचल प्रदेश, ये 4 विकल्प हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका ए होगा, कोडाई कनाल।
कोडाई कनाल झील एक कृत्रिम है, एक यानी कि उसको मानव ने निर्मित किया है, मनुष्यों ने उसको बनाया है, जो तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। खास करके एक जिला है जिसका नाम है डिंडुगुल जिला है आपका, तो वहीं पर कोडाई झील के नाम से ये भी जाना जाता है। 1863 में ये खास करके मदुरई के उस समय के तत्कालीन कलेक्टर हुआ करते थे, डीएम हुआ करते थे, जिनका नाम था हेनरी लेविज, उन्हीं के समय में इसको बनाया गया था। यहाँ कुरुंजी, कुरुंजी आप लोग एक देखेंगे, एक फूल होता है, एक पौधा है, कुरुंजी नामक पुष्पीय पौधा भी पाया जाता है, जो विशेष रूप से सभी प्राकृतिक झीलों के आसपास देखने को मिलता है और बहुत सुंदर है। उससे रिलेटेड, कुरुंजी से रिलेटेड भी यूपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो आगे की चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर पर, 82 की अगर हम बात कीजिए, यहां पर 82 में कहता है, 82 की अगर हम बात करें तो भारत के अधिकांश कोयला मुक्त किन चट्टानों में पाया जाता है? ये ज्योग्राफी का प्रश्न कहता है, भारत का अधिकांश कोयला मुक्त किन चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टान में, कुडम्पा क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, विकल्प बी और सही दोनों है। अब ये प्रश्न 82 है, तो 82 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। हम सभी को पता हो कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक जो है कोयला पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टान में जीवों के अवशेष बहुत ज्यादा प्राप्त है, और आप सबको पता होगा कि कोयला भी एक जीवाश्म का ही हिस्सा है। यहां सबसे नवीन चट्टानों में से एक है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान खास करके, और ये सबसे नवीन है आपका। और भारत का जो अधिकांश कोयला जो है इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है, गोंडवाना के ही आसपास में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 83 का, तो निम्नलिखित पर्वत चोटियों के पश्चिमी से पूर्व में परंपरागत रूप से बताए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, अगर हम बात करें 83 की बात करें क्वेश्चन, तो आप देखिएगा निम्नलिखित में से पर्वत चोटियों के पश्चिम से पूर्व, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरह आपको क्या करना है? ये करना है। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसका सही उत्तर होगा तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से परंपरागत की बात करें, पहला गिर पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, राजमहल पहाड़ी, महादेव श्रेणी, पहला। दूसरा सतपुड़ा श्रेणी, राजमहल पहाड़ी, मैकाल पर्वत और गारो पहाड़ी। गिर पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, मैकाल पर्वत और जनजातीय पहाड़ी। ये आपका 3 है। आपको चौथा विकल्प पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जब आप पढ़ेंगे पर्वत चोटियों के पश्चिम से पूर्व में परंपरागत की बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि पर्वत चोटियां जो है, जो पहाड़ियां की अगर हम बात करें, तो पश्चिम से पूरब की बात करें तो पश्चिम में सबसे पहले गिर पर्वत है। आप चले जाइए, गिर की पहाड़ी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। गिर कहाँ है? गिर के गुजरात के आसपास में, फिर सतपुड़ा श्रेणी हो जाता है, फिर आपका मैकाल हो गया, तो पहले गिर होगा पश्चिम में, फिर सतपुड़ा आएगा। सतपुड़ा के घने जंगलों में आप लोगों ने सुना होगा, जंगल बुक नामक कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा और सुना होगा, तो जंगल बुक भी इसी सतपुड़ा के जंगलों में की कहानी है। मैकाल पर्वत की बात करते रुडियार्ड के, और जयंतिया पहाड़ियां तो सबसे पूरब यानी कि नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, है ना। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, 84 की ओर आगे के प्रश्नों की तरफ हम लोग जाते हैं। थोड़ा सा हमें इस प्रश्न को एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलिए, अब यहां पर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, 84 हम लोग 84 पर हम चर्चा करेंगे, है ना। थोड़ा सा हमें, क्योंकि पीपीटी के अभाव में हमें आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हम पीडीएफ से ही हम चाहते थे कि डिस्कशन हो प्रॉपर तरीके से, ताकि आप लोगों जो टेस्ट हैं, और जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है, जिनको प्रश्न चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें और टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए 84 पर चलते हैं। 84 में कहता है मोमेंटम फॉर चेंज, मोमेंटम फॉर चेंज, मोमेंटम फॉर चेंज। 84 की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट न्यूट्रल नाइट्स, यह एक पहल किसके द्वारा आपको परिवर्तित की गई है? मोमेंटम फॉर चेंज की बात कर रहा है सर, मोमेंटम फॉर चेंज की बात कर रहा है। जलवायु परिवर्तन का अंतर सरकारी पैनल, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम,
यूएनएफसीसी सचिवालय या विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि जो मोमेंटम फॉर चेंज है एक क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल है, खास करके यूएनएफसीसी के सचिवालय के द्वारा इसको परिवर्तित किया गया था। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही हो, 84 का सी होगा। यह एक तरीके से गैर सदस्य वाला स्टेक मोमेंटम होल्डर है, यानी कि नॉन एनजीओ टाइप का आप कह सकते हैं, जलवायु परिवर्तन की निगरानी करता है। यह पहल निजी सदस्य और कंपनियों और सरकारों के क्लाइमेट जैसी दिशाओं में एक बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करता है। तो 84 का सी होगा। उसी प्रकार से 85 की तरफ चलते हैं। 85, तो तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। अब तमिलनाडु 84 की हम बात करते हैं, तो तमिलनाडु 85 क्वेश्चंस की बात करते हैं। 85, तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। क्यों शुष्क रह जाता है? ये प्रश्न है। कई बार ऐसे मेंस में भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तमिलनाडु तट जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून के समानांतर पड़ जाता है। ये भी बात सही है कि भाई जो मानसून आ रही होती तो दक्षिण यानी कि साउथ और पश्चिम यानी कि वेस्ट और उसके पैरेलल यानी कि समानांतर पड़ जा रहा है। तो अब जब समानांतर पड़ेगा तो वो क्षेत्र जो है रेन शैडो बनाएगा, यानी कि क्षेत्र वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि तमिलनाडु के तट पर वर्षा शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून के पवनों से प्राप्त होने के कारण होती है। अब इसके अनुसार से अगर हम बात करें तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 85 का आंसर क्या होगा? तो पहला कह रहा है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर, ये गलत है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर, ये भी गलत है। तमिलनाडु तट पर उस समय शीत ऋतु होती है ना? अब बात तो सही है भाई। अगर हमने 85 की बात कही तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका? तमिलनाडु तट उस समय शीत पर होती, दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर के शाखा के पृष्ठ की छाया क्षेत्र है। तो सही आंसर क्या होगा? आपको एक देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सी तमिलनाडु तट 85 की बात करते हैं, है ना? तमिलनाडु तट ये तो नहीं होगा। बी की बात करें, है ना, तमिलनाडु तट पर उस समय शीत होती, ये बात सही है ना? तो 85 का क्या होगा? 85 का आप सी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो 85 का क्या हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 85 की अगर हम बात करें, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए, तमिलनाडु तट, पहला पॉइंट तो ये कहा कि भाई ये पश्चिमी मानसून के समानांतर पड़ गया, तो यह क्षेत्र वर्षा प्राप्त नहीं हो पाता। तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वर्षा शीतकाल में हो, उत्तर पूर्वी मानसून से पवनों की प्राप्त है। तो उत्तर की बात है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आपका ए और बी ये दोनों है। आप इसमें ऑप्शन के तौर पर दिया हुआ समानांतर पड़ने के कारण, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। डी है ना? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए, इसका सही उत्तर डी होगा। 86 की तरफ चलते हैं। एक्चुअली सिस्टम को मुझे ही मूव करना पड़ रहा है, तो इसलिए कभी कभी बीच बीच में आपको एडजस्ट करने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 86 को आगे बढ़ते हैं। 86, निम्नलिखित में से किस मृदा, क्वेश्चन कहता है 86 में, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मृदा में ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतः जुताई हो गई? ऐसी कौन ऐसी सॉइल है जो मानो ऐसा लगता है कि ये जुताई हो गई, यानी कि प्लॉजिंग हो चुकी है? तो काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा और जलोढ़ मृदा, है ना? ये प्रश्न 86 में कहता है कि कौन इसमें से, निम्नलिखित में से किस मृदा में ऐसी प्रतीत होती है जो स्वतः जुताई हो गई है? काली मृदा, लाल और पीली। तो देखो, काली मृदा जब गीली होने पर फूल जाती है, यानी कि उसमें पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तब वो चिपचिपा टाइप की हो जाती है, एकदम चिपचिपी हो जाती है। लेकिन सूखने पर वो सिकुड़ जाती है। तो शुष्क ऋतु में इन मृदाओं को बहुत सारी दरार आ जाती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि पानी उससे समाप्त हो गया और इसके कारण से मानो ऐसा लगता है कि जुताई हो गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो स्वतः ही जुताई हो गई। तो ये किसमें ये चीजें देखने को मिलती है? काली मृदा में। तो 86 का क्या होगा? ए होगा। 87 की बात करते हैं कि प्रोसिप, 87 की बात करते हैं, थोड़ा सा हम
प्रश्न को ऊपर की ओर मूव करेंगे। 87 की बात करते हैं। तो 87 में देखिएगा, 87 की बात करते हैं। हाँ, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचार में है? आसपास न्यूज में अगर ये कह सकते हैं कि प्रोसोपिस जो जूलीफ्लोरा नामक एक पादप प्रायः क्यों समाचार में उल्लेखित होता है? तो देखिए, इसके बहुत सारे रीजन है। आपका खास करके ऑप्शन दिया है, इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्री में उपयोग होता है। जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां की जैव विविधता को कम कर देता है। यानी कि ये जो पादप है ना, ये एलियंस है, यानी कि ये खतरनाक है, जो एक तरीके से फॉरेन एलियंस है, विदेशी है ये, और जिस क्षेत्र में आएगा वो बर्बाद कर देगा वहां के बायोडायवर्सिटी को। तो इसका सही उत्तर देख सकते हैं कि बी होगा। मतलब कह सकते हैं कि जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो है, ये एक तरीके से ये यहां का नहीं, भारत का नहीं, मैक्सिको का है। एक मैक्सिको का मूल पौधा है और वो अब एशिया, ऑस्ट्रेलिया और बाकी के देशों में भी देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसको पशु आहार, लकड़ी या पर्यावरण के प्रबंध हेतु इसको उपयोग में तो लाया जाता है, लेकिन जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जो जैव विविधता होती है, वहां की जो बायोडायवर्सिटी होती है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसमें मृदा अपर्दन, चारागाह की कमी, स्थानीय पौधों का, जानवरों के आवासों में भी काफी चीजें कमी देखने को मिल सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी होगा। अब चलते हैं 88 की तरफ, यानी कि 88 की तरफ। 88 की बात करते हैं। 88 प्रश्न जो है क्या कहता है? 88 प्रश्न कहता है कि सूची बनाया गया है और सूची को सुमोलित करना है, यानी कि मिलाना है। तो देख सकते हैं, कहता है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमोलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से मिलाइए आपका, है ना। अब देखिए 88 में अगर आप देखेंगे, है ना, तो एक है उकाई, सूची प्रथम, दूसरा आपका झारखंड में है, पतरातू गुजरात, पेंच महाराष्ट्र और दाभोल मध्य प्रदेश, है ना। 88 आप देखिए, अब इसको मैच करना है आपको। कहता है कि मैच कैसे करेंगे, तो आप लोग मैच कीजिए इस चीजों को। उकाई, है ना, ये 4 ऑप्शन है। बिहार में ऐसे प्रश्न कई बार सुमोलित के तौर पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको मैच कीजिए, कैसे मैच करेंगे? तो 88 में आपका, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, है ना, ठीक है। अब चलिए यहां पर देखिए 88 में क्या कर रहा है? पहला उकाई, उकाई कहां में है? ये प्रश्न जो है एक तरीके से तापीय परियोजना के आधार पर बनाया गया है, यानी कि तापीय परियोजना। तो उकाई तापीय परियोजना कहां है? तापीय परियोजना यानी कि कह सकते हैं थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो उकाई परियोजना कहां है? तो अगर इसको ऐसे मिलाइए, उकाई जो है आपका गुजरात में है। उसी प्रकार से अगर हम पतरातू की बात करें तो पतरातू जगह जो है आपको झारखंड में है। उसी प्रकार से पेंच की बात करें, पेंच एक टाइगर रिजर्व भी है आपका पेंच, तो ये कहां पेंच है आपका? मध्य प्रदेश में आपका पेंच है आपका। उसी प्रकार से डाभोल की बात करें तो महाराष्ट्र में डाभोल है। तो ये इसका मिलाई, तो ये क्या है? एक तरीके से तापीय परियोजना है जिसको आपको सुमोलित करना है। चलिए 89 की तरफ चलते हैं। 89 आगे बढ़ते हैं। 89 में कहता है, 89 की अगर हम बात करें तो ये कहेगा, ये प्रश्न कह रहा है 89 का, क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है? क्रियाशील ज्वालामुखी की बात कर रहा है ना। तो ये ज्वालामुखी आपके दिए गए हैं। आकांग, ये एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है आकांगगुआ, आकांगगुआ। दूसरा एटना, तीसरा किलिमंजारो, चौथा जो है वेसुवियस। ये आपके 4 दिए गए हैं और ये कह रहा निम्नलिखित में से इस कूट का सही उत्तर आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है। तो देखिए क्रियाशील ज्वालामुखी की हम बात करें, एक्टिव की बात, सक्रिय जो ज्वालामुखी जो है आपको, ये इसका जो राइट आंसर होगा ये 2 और 4 ए होगा, यानी कि एटेना और आपका वेसुवियस है आपका। एटेना और सक्रिय ज्वालामुखी होता है। सक्रिय ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, और एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है आपका क्रियाशील ज्वालामुखी।
तो आप अगर हम बात करें किलिमंजारो की बात करें, जो कि एक तंजानिया में किलिमंजारो आपका है, तंजानिया में वो मृत ज्वालामुखी यानी कि डेड वोल्केनो है। अकांगुआ जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उच्चतम पर्वत शिखर पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये चीजें हैं। और एटेना और बिसुआ की बात करिए, सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली में है ना। सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली में है। 2 और 4, तो ये देख सकते हैं 2 और 4, ये जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, एटेना और बिसुवियस, ये सक्रिय ज्वालामुखी कहां में है दोनों, ये आपका इटली में है, आपका इटली में। इटली की राजधानी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि कहां इटली की राजधानी है। अब 90 की तरफ चलते हैं। 90 क्वेश्चंस कहता है कि भारत में माल के भौगोलिक संकेतन की अगर हम बात करें, गुड्स की बात करें, 90 के प्रश्न की अगर हम बात करें, गुड्स की बात करें। अब 90 में कहता है, आप लोगों ने जीआई टैग का नाम सुना होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, है ना, यानी कि गुड्स के भौगोलिक संकेतन, रजिस्ट्रेशन, संरक्षण की हम बात करते हैं। जैसे बिहार के लीची जो है जीआई टैग मिला है ना। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो कोल्हापुर के चप्पल है, आम है, लिट्टी चोखा के बारे में भी कहा जा रहा है कि उसको भी जीआई टैग देना चाहिए। तो भारत में माल के भौगोलिक संकेतन, रजिस्ट्रेशन, संरक्षण अधिनियम 1999 में निम्नलिखित में से किसके संबंधित दायित्व के अनुपालन के लिए लागू किया जाता है। जाहिर सी बात है, इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले जीआई टैग किस प्रोडक्ट पर मिला था, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, है ना। तो इसका सही उत्तर किस चीजों के लिए होता है, आप ही बताइए। बहुत सिंपल सी बात है, WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि व्यापार से संबंधित आपका इस संकेतन, इस दायित्व के माध्यम से वस्तुओं की पहचान एक देश के राज्यों के क्षेत्र में उत्पन्न होने के आधार पर करता है। यानी कि आज इससे क्या पता चलता है कि ये पर्टिकुलर गुणवत्ता वाला वस्तु है, वहां से हमको मंगाना चाहिए। बिहार में मखाना है ना। तो ये जीआई टैग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 91 की बात करते हैं, 91 के प्रश्नों के उत्तर की बात करते हैं। 91 में यह कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत राज्य सरकार के गैर कोयला, 91 की बात करते हैं, है ना। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ऑप्शन दिया गया है। तो कहता है कि भारत में राज्य सरकार को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है ना। यह प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त में से सही, सबसे पहला ऑप्शन ये। दूसरा कहता है कि आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदान नहीं है। सोने की कोलर का नाम से सुना होगा आप लोगों ने। ये खास करके सोने की खदान सबसे ज्यादा अगर कर्नाटका में, हाल फिलहाल में बिहार की बांका जिला में, बिहार के बांका जिला में आपको देखने को मिला, सुनने को मिला है ना। राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इस 3 स्टेटमेंट पे ये पूछ रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 91 का क्या होगा। तो मैं बता दूं कि भारत राज्य सरकार में गैर कोयले के खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। ये आपका पहला गलत है। अगर पहला गलत है तो ए गलत है, सी गलत है। तो राइट आंसर क्या है, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि डी इसके सही उत्तर है। 91 के डी है, क्योंकि भारत राज्य सरकार की जो गैर कोयला खदानों की नीलामी करती है, वो नीलामी का मतलब यहाँ पर ऑक्शन से संबंधित है। आंध्र प्रदेश में तांबा और झारखंड में कोयले का उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये बात भी आपको समझनी चाहिए। राजस्थान में लौह अयस्क प्रमुख रूप से जो मोरीजा, बनोल वाले जो जयपुर के आसपास का इलाका है, ढौसा हुआ, उनमें उत्खनित किया जाता है। तो ये बातें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न 92 के तरफ चलते हैं। 92 में भी आपको मिलान की बात करता है। क्या है 92 का, देख लीजिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, आपका ABCD दिया हुआ 92 का। तो 92 की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसे ब्राजील है, ब्राजील में कंपोज है साहब, ये घास के मैदान से संबंधित प्रश्न है आपका। दूसरी प्रकार से अर्जेंटीना में आपका पैम्पास है। साउथ अगर हम बात करें अमेरिका की बात है, प्रेरी है। तो ये सही उत्साह भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा, 92 का डी होगा। उसी प्रकार से 93 के प्रश्नों को भी हम पढ़िए। यहां पर 93 के प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्या होगा, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम निकालने के लिए बोल रहा है। सागर, हालांकि ये प्रश्न को मैप से सॉल्व किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, परंतु मैप के अभाव में हम आपको PDF से ही उसको सॉल्व करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहां पर नाइन्टी थ्री की बात करते हैं, है ना। 93 में कहता है काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। ये 4 सागर दिए, काला सागर, ब्लैक सागर, ब्लैक
सी भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरल सागर। ये कहता है कि पश्चिम से पूरब की तरह। तो आप अगर वर्ल्ड के मैप को जब आप देखोगे, आप ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सबसे जो अगर है ना, पश्चिम की बात करें तो वो है आपका, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं आपकी पीडीएफ को, है ना, ये है आपका भूमध्य सागर सबसे पहले है, उसके बाद जो है आपका काला सागर है, भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर अगर कैस्पियन सी की बात कर लेते हैं, फिर अरल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। यानी कि पश्चिम से पूरब के क्रम को जब आप सजाइएगा तो भूमध्य सागर पहले आपको मिलेगा, मेडिटेरियन सी की बात करें, काला सागर, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और अरल जो कि अब सूख चुका है, अरल सी तो सूख चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसके सही उत्तर होंगे। उसी प्रकार से 94 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आयाद्र है, यानी कि भू आबाद्य की बात करता 94 में, है ना। तो 94 की बात करें, भू आबाद्य की बात करता है, अबाध्य। तो ये क्या है? तो ये कहता है कि वॉल्विया हुआ, उरुग्वा हुआ, गुआना हुआ, मैक्सिको हुआ। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर 94 का ए होगा, वॉल्विया होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? वॉल्विया होगा। 95 की तरफ अगर हम बात करें, थोड़ा 95 की तरफ बात करें, थोड़ा एंगल सेट कर देता हूं आपको। ठीक है, चलिए थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग भी। 90 देखिए, ये लो, तो क्या होगा? अर्थ राउंड है, पीडीएफ से पढ़ाने में यही दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए तो 94 95 की बात करते हैं। 95 में कहता है, 95 की बात कीजिए, यहां पर आपको थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा, थोड़ा सा टिल्ट दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए 95 की बात करते हैं। कभी कभी समाचारों में आने वाले पद जो है व्यापारी छूट दर, यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर से संबंधित बात, ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और ये भी प्रश्न यूपीएससी ने भी पूछा था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रश्न को पूछा था। और जैसा कि हमने बताया था कि बीपीएससी भी उसी पथ पर चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो 95 का क्या हो जाएगा? कहता है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट या किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाता है। यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तु और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन देन के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने में वापस किया। उसी प्रकार से कहता है कि यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाए वाले शुल्क की बात करता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका सही उत्तर होगा। एमडीआर के माध्यम से जो पॉइंट ऑफ सेल जो होता है, लेन देन की सुविधा प्रदान करने वाला जो बैंक है या मास्टर कार्ड है या फिर आप वीजा कार्ड कह सकते हैं, ये भुगतानकर्ता के लेन देन पर एक थोड़ा सा कोई चार्जेस लगाने, हालांकि वो भी अब खत्म हो गया। अब एमडीआर शुल्क जो है आपको आरबीआई लगाती थी पर अब नहीं लगाए जाएंगे, है ना। तो ये चीजें हैं, ये प्रश्न है आपके एग्जाम में के तौर पर कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। 96 क्या कहता है? 96 कहता है, ध्यान से इस 96 को देखिएगा, कि दो भिन्न समुदायों के बीच एक संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, समक्रांति क्षेत्र कहलाता है। इकोटाइप, इकोटोन्स, इकेड, आपका एंडोफिक, ये आपका इकोलॉजी का प्रश्न हो गया आपका, है ना। तो आप देख सकते हैं 96 का जो है ना, इसका सही उत्तर क्या होगा? इकोटोन्स, यानी कि इसका सही उत्तर बी होगा कि दो भिन्न समुदाय के बीच में जो संक्रांति क्षेत्र है वो आपको इकोटेन टोन कहलाता है। दो से या दो से अधिक विविध समुदाय, यानी कि डाइवर्सिटी वाले जो कम्युनिटी है, उसके मध्य में एक संक्रामण का क्षेत्र जो बनता है उसको इकोटोन कहा जाता है।
इकोटोन कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इकोटोन होगा। उसी प्रकार से 97 में सागर तल के समीप रहने वाला पादप और एवं जंतु किस समुदाय में आते? ये भी आपकी इकोलॉजी का ही प्रश्न है 1907 का। सागर तल के समीप रहने वाले पादप जंतु किस में आते हैं? पहला वैथिक समुदाय, नेक्टोन समुदाय, नेक्टन समुदाय, आपका वैथिक तथा नेक्टन दोनों समुदाय, और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? वैथिक समुदाय होता है आपका। सागर तल के समीप रहने वाले जो पादप और खास करके कुछ जंतु होते हैं वो बेथिक समुदाय के में आते हैं, क्योंकि वो समतल में रहते हैं, आप समुद्र के नीचे रहते हैं। इसकी कुल प्रजाति जो सागर जंतुओं के समस्त जितनी भी प्रजातियां हैं, उन प्रजातियां का टोटल 16% आपको ये प्रजाति आपको देखने को मिलती है, 16% आपको देखने को मिलती है बैथिक समुदाय आपका। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात करते हैं 98 की बात करते हैं। 98 ये कहता है, अगर ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, 98 कहता है कि भारत के किस राज्य संघ शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? ये बहुत सिंपल सी सवाल है ना। मैंग्रोव वन की बात करते हैं, मैंग्रोव वन क्या होता है? तो ये देखिए 98 का प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल बहुत फेमस प्रश्न है आपका। भारत के जो इंडिया स्टेट वन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक उसके अनुसार बात करें तो सबसे ज्यादा अगर मैंग्रोव वाला जो वन है, फॉरेस्ट है, वो पश्चिम बंगाल में। हमारा बंगाल टाइगर भी उसी मैंग्रोव में रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, है ना। उसी प्रकार से आगे के प्रश्न को देखिए, आपका 99 के देखिए, 99 को देखिए। 99 पर हम आ चुके हैं। 99 में कहता है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, परंपरा और राज्य, उपयुक्त में से सुमूलित करना है। 99 पे परंपरा, चपचार कूट त्योहार कहां में है? जाहिर सी बात है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? ये कहता है मिजोरम में। जी नहीं। थांगटा, ये आपका खोंगजोम पार्या गाथा गीत मणिपुर में, थांगटा नृत्य सिक्किम में। अब इसमें से कौन सा सही पूछ रहा है आपका? तो सही इसका 99 का क्या होगा? सही क्या होगा इसका? सही इसका पहला जो है चापर चुटकुट मिजोरम में है और खोंगजावा परवा आपका मणिपुर में, यानी कि 20 का सही होकर। और एक दो थांगटा नृत्य जो है ना, ये साहब मणिपुर में है। ये क्या है? मणिपुर में है आपका। ना कि एक तरीके से मार्शल आर्ट है, एक तरीके से युद्ध कौशल की परंपरा है मणिपुर का, जिसको थांग का अर्थ होता है तलवार तथा टा का अर्थ होता है भाला, तलवार और भाला। और जो चपर चार कूट है, चप चार कूट की बात करते हैं, या समटाइम इसको छप्पर या जो भी ये त्योहार जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1450 ईस्वी के आसपास में हुई थी। सुपाई नामक एक गांव था, वहां पर आपका मिजोरम का ये त्योहार मार्च में आपको मनाया जाता है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं खोंगजाम परवा की, अगर बात करें तो वो भी आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं 100 शतक, 100 की तरफ चलते हैं। कहता है 100 में कहता है निम्नलिखित में से पोषण चक्रों में कौन सा औषाधि चक्र है? औषाधि सेडिमेंट्री, दो प्रकार के आप लोगों ने पढ़ा होगा, खास करके एक गैसियस यानी कि साइकिल पढ़ा होगा, कार्बन साइकिल देखिए, गैसियस साइकिल, और दूसरा आपने सेडिमेंट्री। तो औषाधि, तो इनमें से कौन सा औषाधि पोषण चक्र है आपका, है ना? तो ये देखिए जल चक्र है, तो ये तो गैसियस चक्र है भाई। कार्बन चक्र भी गैसियस चक्र है। तो सल्फर चक्र क्या है? औषाधि है। औषाधि पोषण चक्र क्या होता है? जिसमें भंडारण पृथ्वी के भूपटल पर होता है। इसके अंतर्गत आपके कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, बाकी के जितने भी अन्य तत्व सभी इसके अंदर में देखने को मिलते हैं। तो ये है, हमने 100 तक कर लिया। आगे के जो सॉल्यूशन है आगे की वीडियो में हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दूसरे में।